हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेरणा का। अब प्रेरणा में इस समय हम पढ़ रहे हैं प्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, कल हमने मैकडूगल का सिद्धांत पढ़ा, आज हम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, नीड हायरार्की थियोरी। ठीक है, इसको हम मैस्लो का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है मैस्लो का सिद्धांत। ठीक, इस तरह से इसके तीन नाम हैं, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या फिर नीड हायरार्की थ्योरी या मैस्लो का सिद्धांत। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक, चूंकि मैस्लो का सिद्धांत है तो प्रतिपादक इसके मैस्लो थे। ठीक, जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसके प्रतिपादक मैस्लो थे। मैस्लो का कहना था कि मनुष्य का विकास एक निश्चित पदानुक्रम यानी कि सीढ़ी में होता है। क्या कहना था इनका? इनका कहना था कि मनुष्य की आवश्यकताओं का विकास एक पदानुक्रम यानी कि हायरार्की में होता है। ठीक है, इनका जो विकास का सिद्धांत था इसको इन्होंने इसमें एक पिरामिड के रूप में दिया था। जैसा एक और पदानुक्रम सिद्धांत इनका हम पढ़ चुके हैं बुद्धि में, ठीक उसी तरह इसमें इन्होंने हायरार्की थ्योरी में इन्होंने क्या किया था, एक पिरामिड के रूप में मनुष्य की आवश्यकताओं को दर्शाया था। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको पिरामिड में आपको बताती हूँ। मेन इनके सिद्धांत में वो पिरामिड है, आप पिरामिड तैयार कर लीजिए, पिरामिड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं इसको रब करती हूँ। इसके उपनामों के बारे में जरूर लिख लीजिएगा, सारी चीजों के नोट्स बनाते चलिए, सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है अब प्रेरणा टॉपिक में। अब हम पिरामिड देख लेते हैं। इनका पिरामिड कुछ इस तरह का था। ठीक, पिरामिड के सबसे नीचे क्रम में क्या आता है? सबसे नीचे क्रम में शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। क्या आती हैं? शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं में सबसे पहले क्या आती है? उसकी शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म के समय ही उसकी आवश्यकताएं उसकी बॉडी में उपस्थित रहती हैं। जैसे भूख उसे लगती है जैसे ही जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही आवश्यकताएं उपस्थित रहती हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। पहले व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जब करता है तो पूर्ति करने में भी पहले वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे पहले रोटी आई, यानी कि उसके शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो, जिससे पूर्ति होती है, उन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरे सोपान पे क्या आता है? सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। दूसरा सोपान सुरक्षात्मक
आवश्यकताएं यानी कि सेफ्टी। ठीक। दूसरे नंबर पे सेफ्टी आती है। व्यक्ति जब अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, उसके बाद व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की चिंता सताती है, ठीक है? शारीरिक नीड जो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, वो खत्म होने के बाद उसको अपनी सेफ्टी की चिंता रहती है, उसका शरीर सुरक्षित रहे। जब शरीर सुरक्षित रहेगा तभी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ठीक है? तो दूसरे सोपान पे इसका क्या आता है? सुरक्षात्मक आवश्यकताएँ आती हैं। ठीक है, सुरक्षा जब व्यक्ति की हो जाती है, नेक्स्ट है अ, जैसे इसके बाद प्रेम संबद्धता आदि आवश्यकताएँ आती हैं। इसमें आता है प्रेम व संबद्धता यानी कि नीड टू लव एंड अफेक्शन। ठीक है। सारी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के बाद प्रेम और संबद्धता, आपस में प्रेम और मेल-जोल की भावनाएँ जो होती हैं, उसके बाद इसकी आवश्यकता आती है, आपस में मेल-जोल रहे, आस-पास के लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या जो नियर एंड डियर पर्सन हैं, उनके साथ प्रेम और संबद्धता बनी रहे, ऐसी नीड होती है व्यक्ति की। ठीक है, इसके बाद की आवश्यकता क्या होती है? अ, आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान की आवश्यकता, ठीक? यानी कि सेल्फ एस्टीम नीड, ठीक? और उसके बाद की आवश्यकताओं में देखा जाए तो व्यक्ति को आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान नहीं है तो उसको अपना जीवन व्यर्थ लगता है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी करता है, फिर अपनी सुरक्षा की आवश्यकताएँ पूरी करता है, फिर उसको आस-पास के लोगों के साथ प्रेम और संबद्धता बनाए रखना चाहिए, देन आत्मसम्मान। प्रेम और संबद्धता के साथ व्यक्ति को आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि उस पे आत्मसम्मान अगर बना रहता है तो मेंटल प्रेशर नहीं आता है, ठीक है? इसके बाद का सोपान जो है वो है सॉरी आत्म सिद्धि, इसको भी रख कर आत्म सिद्धि व आत्म वास्तविकरण यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक? ठीक है, आत्मसिद्धि व आत्म वास्तविकरण यानी कि व्यक्ति को अपने आप को प्रूव करना होता है सोसाइटी में। उसको ये दर्शाना होता है कि वो हर तरह से सक्षम है। उसको अपने आप को समाज में अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, यह उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इस तरह के पिरामिड में मैस्लो ने अपने सिद्धांत को प्रकट किया था। पहले पिरामिड में क्या आता था? पहले सोपान पे शारीरिक आवश्यकताएँ, दूसरे सोपान पे आती थी सुरक्षात्मक आवश्यकताएँ, तीसरे सोपान पे आती थी प्रेम व संबद्धता की आवश्यकता और चौथे सोपान पे आती थी आत्मसिद्धि व आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। तो इस तरह से मैस्लो ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति की आवश्यकताओं को 4 भाग में बाँटकर सोपान बनाया था। तो इस तरह से इनका सिद्धांत पिरामिड में बना हुआ था, ठीक है? आप पिरामिड की ये को थोड़ा-सा तैयार कर लेंगे, आपको ये सिद्धांत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ। ठीक।
होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं नोट डाउन किया तो आप वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट सिद्धांत हमारा स्टार्ट होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या है? मनोविश्लेषणात्मक। जहाँ मनोविश्लेषण की बात आती है वहाँ सिगमंड फ्रायड जरूर रहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है सुखवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, इतनी सी चीजें याद रखिएगा। जहां भी मनोविश्लेषण की बात आती है सिगमंड फ्रायड को हमें नहीं भूलना चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत चाहे आवश्यकता का हो चाहे मन का हो, जो भी हो, सारे सिद्धांत किस पे डिपेंड करते थे? किसके होते थे? सिगमंड फ्रायड के। ठीक है, इनके सिद्धांत को सुखवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है कि व्यक्ति को जहाँ सुख मिलता है वही वो उसकी आवश्यकताएं उसके सुख पाने पर निर्भर करती है। इनके मन को 3 भागों में बाँटा था, इड ईगो, सुपर ईगो। आपको पता ही है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ये अचेतन मन पे ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, इनके सिद्धांतों में। तो अभी हम देखते हैं कि आवश्यकता के सिद्धांत में या अभिप्रेरणा के सिद्धांत में इनका क्या कहना था। इनके अनुसार क्या था कि इनका कहना था कि व्यक्ति के सभी व्यवहार के पीछे, व्यक्ति कोई भी व्यवहार जो करता है क्या होता है? सुख पाने की इच्छा होती है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का कहना था व्यक्ति के जितने भी व्यवहार होते हैं, व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसका अर्थ यही होता है कि उसको सुख प्राप्त करना है। उसके व्यवहार करने का कारण ही यही होता है कि व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, जब सुख प्राप्त करना चाहता है, इसके अलावा इनका कहना था व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है वह दुख से बचना चाहता है। ठीक है, इनका कहना था व्यक्ति हर कार्य सुख प्राप्त करने के लिए करता है और हर तरह से व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। इसके अलावा इनका कहना था कि जो ये सुख और दुख का कारण होता है, इसका कारण क्या होता है? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया था। इसको मैं रब करती हूँ, आगे बताती हूँ। तो इस तरह से इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार बताए। मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार बताए। ठीक है, पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट, मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी कि डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार बताए थे। अब देखिए जीवन मूल प्रवृत्ति में उन्होंने क्या कहा था? पहली जीवन मूल प्रवृत्ति, इसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया था। इसके अनुसार
यह क्या है? यह प्रेम और निर्माण से संबंधित है। इनका क्या कहना था? इनका कहना था जो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है वह प्रेम और निर्माण से संबंधित होती है, जिसका उद्गम किससे होता है? प्रेम से होता है और निर्माण से होता है। ठीक है। और अगर प्रेम और निर्माण से क्या होता है तो इसकी अभिव्यक्ति रचनात्मक कार्यों के माध्यम से होती है। जैसे जैसे देख लेते हैं। जैसे संतानोत्पत्ति, गृह निर्माण या विभिन्न वस्तुओं का निर्माण। विभिन्न वस्तुओं का निर्माण। ठीक है। आ गई बात समझ में? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार बताए, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? प्रेम और निर्माण से है। यह व्यक्ति के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से प्रकट होती है। और निर्माण का मतलब किससे? संतानोत्पत्ति, गृह निर्माण और विभिन्न वस्तुओं के निर्माण। जैसे निर्माण और प्रेम से संबंधित संतानोत्पत्ति हुई तो संतान से प्रेम या रिलेटिव से प्रेम, यह इस मूल प्रवृत्ति का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, उससे संबंधित होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको रब कर रही हूँ। दूसरी मूल प्रवृत्ति देखिए। मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जैसे उसका संबंध किससे था? प्रेम और निर्माण से था। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध घृणा और विध्वंस से है। क्या है? इसका संबंध घृणा से है। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? इसकी अभिव्यक्ति विनाशकारी कार्यों से होती है। विनाशकारी या विध्वंसकारी कार्यों से होती है। जैसे मारपीट, घर तोड़ना, विध्वंस किसी तरह का। जैसे मारपीट, तोड़ फोड़, हत्या, आत्महत्या आदि। ठीक है, ये हो गई मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध घृणा से होता है। किसी चीज से व्यक्ति घृणा करता है तभी तोड़ फोड़, मारपीट आदि हरकतें करता है, या हत्या करने की कोशिश किसी की करता है, या आत्महत्या, खुद से घृणा करने लग जाता है किसी चीज से, बहुत विरक्त हो जाता है तो आत्महत्या करने लगता है। ऐसे कार्य होते हैं। इसकी अभिव्यक्ति इन्हीं कार्यों के माध्यम से होती है। तो इस हिसाब से फ्रायड का कहना था कि क्या था? फ्रायड का मानना था कि कि ये मूल प्रवृत्तियां जीवन भर
सक्रिय रहती हैं। जीवन भर इनका कहना था जीवन भर ये मूल प्रवृत्तियां सक्रिय रहती हैं। जब व्यक्ति के शरीर में असंतुलन होता है तो ये मूल प्रवृत्तियां एक्टिव हो जाती हैं, और जब संतुलन होता है तो ये मूल प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं। इस मूल प्रवृत्ति के बारे में कहना था। रहती हैं जब जब शरीर में असंतुलन होता है तब ये मूल प्रवृत्तियां सक्रिय हो जाती हैं तथा संतुलन की स्थिति में शांत हो जाती है। ठीक है, ऐसा फ्रायड महोदय का कहना था। होपफुली आपको फ्रायड का सिद्धांत भी समझ में आ रहा होगा। जैसे आज हमने 2 सिद्धांत पढ़े, मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो का सिद्धांत पिरामिड पर आधारित है। पिरामिड के 4 सोपान मैंने बताए। उसी तरह दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको सुखवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुखवाद सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती, मतलब यह मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। मूल प्रवृत्तियों के उन्होंने 2 प्रकार बताए थे, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति प्रेम और संबद्धता या का परिचायक होता है, या इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से होती है। प्रेम और निर्माण इसका मेन स्रोत होते, मेन उसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं। ठीक है, और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, उसकी अभिव्यक्ति रचनात्मक कार्यों से होती है, जैसे संतानोत्पत्ति हो गई, घर बनाना हो गया, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना हो गया। और उसी तरह मृत्यु मूल प्रवृत्ति उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, घृणा होती है। जिसकी अभिव्यक्ति किससे होती है, उसकी अभिव्यक्ति विध्वंसकारी कामों से या विनाशकारी कार्यों से होती है, जैसे मारपीट हो गई, तोड़फोड़ हो गया, हत्या हो गया, आत्महत्या हो गया, आदि कार्य ऐसे होते हैं। तो इसके विषय में मृत्यु मूल प्रवृत्ति के विषय में सिगमंड फ्रायड कहते थे कि जब शरीर में असंतुलन की स्थिति होती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब संतुलन आ जाता है तो ये शांत हो जाते हैं। लेकिन रहते पूरी उम्र उस व्यक्ति की बॉडी में ये रहते हैं। और सेम इसी तरह किसकी जो निर्माण और प्रेम की मूल प्रवृत्ति होती है वो भी लाइफ टाइम व्यक्ति की बॉडी में रहती है। ठीक है, होपफुली आपको ये दोनों सिद्धांत समझ में आ रहे होंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।